धन्यवाद स्वामी जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 13वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी नई नई बातें पता चलती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमें उसे रोज शेयर करना चाहिए। तो आज की प्रक्रिया में हम फिर से एक बार रसों की महत्ता क्यों बताई थी हमारे आचार्यों ने, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको श्लोक बताया था कि उन्होंने कहा, नित्यम सर्वरसा अभ्यासः सब अधिक्ये मृतावृतो। नित्यम सर्वरस अभ्यासः सब अधिक्ये मृतावृतो मीन्स नित्य सर्व रसों का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि सभी रसों का सेवन करना चाहिए। और जिस जिस ऋतु में जिस जिस रसों के सेवन का थोड़ा अधिकता का निर्देश दिया गया, उस ऋतु में उस रसों का थोड़ा अधिकता से सेवन करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसे फिर जान लेते हैं कि ये कैसी साइंस है, ये क्यों साइंस है, क्योंकि हमारा मन जल्दी से इसे मानता नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जो भगवान ने इस अद्भुत शरीर की रचना की, उसको समझना एक तो अपने आप में जटिल कार्य था। तो उन्होंने इस शरीर की संरचना को समझा, उसके बाद उन्होंने आसपास की प्रकृति को समझा, जलवायु को समझा, ऋतुओं को समझा, वनस्पतियों को समझा, बहुत सारी चीजों को, पंच महाभूत से जितनी भी चीजें आसपास प्रभावित हो रही हैं, इस हमारे शरीर के पंच महाभूत को जो प्रभावित कर रही हैं, उसे पूरा समझकर उन्होंने इतना सरल तरीके से हमें एक सूत्र दे दिया कि अगर आपको बैलेंस डाइट रखनी है, अगर आपको लगता है कि मेरी थाली में मैं रोज कैसे ठीक रहूं, तो आप नित्य 6 रसों का सेवन कीजिए। इसी वजह से आपको ये देखिए कितनी सुंदर साइंस है। उन्होंने हमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सारी चीजों की कंफ्यूजन में नहीं डाला था। इतना सरल सूत्र दिया कि 6 रसों से युक्त आहार द्रव्यों का नित्य प्रति सेवन करने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो जो हमारा विज्ञान था, जो हमारा वेद था, वो हमारे धर्म से अलग नहीं था, क्योंकि सृष्टि की रचना का ही तो हम हिस्सा हैं। ये प्रकृति भी सृष्टि की रचना का हिस्सा है। तो हमने धर्म को और साइंस को जो अलग कर दिया, उसकी वजह से भी हम ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं, पंच महाभूत का हिस्सा हैं, और इसलिए ये जो सूत्र बताए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, वो हमें वो बिल्कुल सटीक हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसलिए हमें उन पे श्रद्धा पूर्वक उन पे विश्वास करना चाहिए कि क्यों उन्होंने 6 रसों का सेवन बताया था। और उन्होंने उसका साइंस भी बताया कि 6 रसों का जो सेवन है, उसमें से कुछ रस ऐसे होते हैं जो पुष्टि का कार्य करते हैं, मीन्स हमें बलवान करते हैं, हमें अच्छा हष्ट पुष्ट रखते हैं। तो कुछ रसों का काम ये होता है, और जो कुछ रस हैं वो डाइजेशन करते हैं, उसको पाचन करते हैं। तो आप देखिए कि अगर हम कुछ खाएंगे और अगर उसका पाचन ही नहीं होगा, तो फिर धातुएं कैसे स्वस्थ रहेंगी। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारी 7 धातुएं बनती हैं, वो कैसे ठीक रहेंगी। तो साइंस तो सिंपल है कि अगर हम नित्य प्रति सही तरीके से इन 6 रसों का सेवन करेंगे और जिस जिस ऋतु में जिस जिस रस की अधिकता चाहिए उसका सेवन करेंगे, तो हमारी बॉडी को उसके हिसाब से हष्ट पुष्ट भी होगा और डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि हमने जठराग्नि का भी ध्यान रखा कि कौन सी ऋतु चल रही है, उसको कौन से रस चाहिए। तो ये सब ध्यान रख के जब हम खाएंगे, तो कितने सिंपल वे में उन्होंने बता दिया स्वस्थ रहने का तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और रसों का समझना कितना आसान है, जिसे हम कहते हैं हमें याद नहीं रहते, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम इसलिए बार बार इसे रिपीट करते हैं कि जो रसों की साइंस है, ये एक्चुअल कितना बड़ा विज्ञान है, और आज हम जो समझ रहे हैं उसमें हमें कितनी कंफ्यूजन है। तो इसलिए हमें बार बार उन रसों को याद करने की जरूरत पड़ रही है। तो एक बार फिर से अब हमने थोड़ा आज और समझा कि क्यों उन्होंने रस का विज्ञान दिया था। फिर हम आज अब दोबारा से समझते हैं कि वो 6 रस कौन से हैं। तो वो जो 6 रस हैं वो है मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो मधुर रस के जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको फिर से दे देती हूँ कि जैसे जितने भी धन धान्य हैं, गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है,
दूध है, गुड़ है, सब्जियां हैं, शहद है, तो कितनी सारी चीजें जो है ये सब नारियल है, ये सब मधुर रस की हैं। तो मधुर रस का हमें इससे समझ आ गया। आम्ल रस, तो आंवला है, नींबू है, और अचार है, टमाटर है, चटनी है, इन सब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम खट्टा खाते ही हैं। और फिर आया लवण रस। तो लवण रस जो है, तो हमारे हर भोजन में हम तो नमक यूज करते ही हैं, तो उसी से हमें लवण रस मिल जाता है। और अगर लवण रस में भी देखा जाए तो सेंधा नमक सबसे बेस्ट होता है। सबसे, अगर हम ये पूरी जब अगर कभी आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे जो मेरे आयुर्वेद के आचार्य हैं वैद्य हितेश जानी जी, उनकी एक वीडियो है लवण नारायण की कथा, डॉक्टर हितेश जानी, लवण नारायण की कथा डॉक्टर हितेश जानी के नाम से कभी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको पूरा पता लगेगा कि नमक कितने तरह के हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए, उनका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, और सेंधा नमक कैसे सबसे अच्छा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसका हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट पूरा साइंटिफिकली उसमें बताया गया है। तो ये है लवण, कि हम लवण रस को नमक को लवण रस में गिना जाता है। उसके बाद आता है तिक्त मीन्स कड़वा। तो नीम, करेला, कई देशी साग सब्जियां थोड़ी कड़वी होती हैं, तो उसको भी हम देख सकते हैं। उसके बाद कटु रस मीन्स काली मिर्च, सौंठ, हींग, लहसुन, तो इस तरह के रसों को हम कटु मीन्स उष्ण, जो तीखे होते हैं, जिनको खाने के बाद जबान में तीखापन लगता है, तो वो कटु रस होते हैं। तो सौंठ, काली मिर्च, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया है। उसके बाद कषाय रस। तो कषाय रस में हरड़, जामुन, आंवला, कसैला, मतलब कि कसैला, जिसको खाने से हमारा मुंह सूखता है थोड़ी देर के लिए, तो उन रसों को कषाय रस बोलते हैं। तो हमारे 6 रस हुए, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। और इसका एक सूत्र उन्होंने फिर बताया, यथा पूर्व बलावहा, मीन्स जैसे जैसे आप रस को देखेंगे उनके ऑर्डर में, कि मधुर रस सबसे पहले उन्होंने बोला था, फिर अम्ल बोला, फिर लवण बोला, फिर तिक्त बोला, फिर कटु बोला, कषाय बोला। तो मधुर रस सबसे बलवान रस है। यथा पूर्व बलावहा, मतलब जो आप इनकी श्रेणी देखेंगे, इनका क्रम देखेंगे, तो सबसे ऊपर के क्रम में जो रस है मधुर रस सबसे बलवान रस है, और जो सबसे लास्ट का रस है कषाय रस, वो सबसे कम बलवान रस है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग उन्होंने ये बताया कि जो बलवान रस होते हैं उनका डाइजेशन देर से होता है, क्योंकि वो उनको टाइम लगता है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में टाइम लेती है। और जो कषाय रस होते हैं वो उनको कम समय लेती है हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में, और वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, मीन्स दीपन पाचन होते हैं, हमारी बॉडी को डाइजेशन सिस्टम में सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जब ये कहा जाता है कि जब आहार का हम लेंगे विषय, तो जब हम क्रम बताएंगे कि किस क्रम में आहार खाना चाहिए, तो हम देखते ही थे कि मधुर रस सबसे पहले खाया जाता था। जब हम पंडितों को भोग लगाते हैं तो खीर सबसे पहले सर्व करते थे हम, या खीर या हलवा सबसे पहले सर्व किया जाता था। तो क्योंकि मधुर रस सबसे बलवान रस होता है, और धीरे धीरे जिस क्रम में हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो वो रस की बलवान जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए इन रसों को के बल के बारे में बताया गया, क्योंकि इनका डाइजेशन से संबंध है, इसलिए उन्होंने इसके बल के बारे में भी बताया था। तो ये फिर हमने थोड़ा आज रिवाइज किया है अपना रसों के बारे में। उसके बाद हमने जो 3 ऋतु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, थोड़ा सा उसको एक बार 5 मिनट रिकॉल करके हम फिर से ग्रीष्म ऋतु के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु कब आती है? मिड अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर के आसपास के महीनों में हेमंत ऋतु आती है। उसमें वेरिएशन हो सकता है प्रांत के हिसाब से। तो जो हेमंत ऋतु है वो बहुत थोड़ी सर्दी की ऋतु है। तो इसमें कॉमन सेंस की बात उन्होंने बताई थी कि थोड़ा गर्म खाना खाना है, थोड़ा स्निग्ध आहार खाना है, थोड़ा घी और तेल वाला खा सकते हैं ज्यादा, और मधुर, अम्ल, लवण रस क्योंकि बलवान रस हैं और सर्दी की ऋतु है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है और ये बलवान ऋतु है, तो हम बलवान रसों का सेवन कर सकते हैं, जो कि मधुर, अम्ल, लवण बलवान रस है। तो बलवान ऋतु में बलवान रसों का सेवन किया जा सकता है। और यहाँ पे जहां भी उन्होंने घी और तेल की बात की है, तो घी का मतलब आप समझिए देसी गाय का घी, आयुर्वेद में यही बताया गया। और तेल का मतलब आप समझिए घाणी का, तिल का तेल या सरसों का तेल, इसे ही हम खाने में ज्यादा उपयुक्त मानते हैं खाने के लिए। तो ज्यादातर तो तिल का तेल, पर क्योंकि उत्तर भारत में सरसों का ज्यादा अवेलेबल होता है और वहां ज्यादा होती है सरसों, तो सरसों का भी वहां के लिए मान्य है। तो इस तरह से उन्होंने बताया, क्योंकि सर्दी की ऋतु है, थोड़ी ड्राइनेस है, तो कॉमन सेंस की बात है कि गर्म चीजें खानी है, स्नेहयुक्त चीजें खानी है, और खुद को, बॉडी को भी स्नेहयुक्त रखना है। तो उन्होंने बताया अभ्यंगम करना चाहिए।
तो सिंपल सिंपल बातें हैं जो बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। और आहार विहार में भी वही उन्होंने बताया कि अंदर बॉडी को भी स्नेह रखना है तो थोड़ा घी तेल वाली चीजें खा लीजिए, और बलवान ऋतु है तो मधुर अमल रस खा लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने हमारी ऋतुचर्या को सेट किया था। और व्यायाम करना जरूरी है क्योंकि आपने मधुर रस खाए हैं, तो इसलिए आपको उस ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। और इस ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रातें बहुत लंबी होती हैं, तो हमें दिन का समय वैसे भी छोटा मिलता है, तो इन ऋतुओं में भी दिन में सोना वर्जनीय है। इसके बाद उन्होंने और सबसे बेस्ट बात इन्होंने बताई, हेमंत ऋतु में आप सुबह उठ के, क्योंकि रातें बहुत लंबी है, तो सिर्फ इसी ऋतु में आप थोड़ा अच्छा नाश्ता कर सकते हो, कि आप कहते हैं हैवी नाश्ता हम कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी ऋतुओं में थोड़ा नाश्ता को हम कम रखते हैं और 12 साढ़े 12 अपना लंच कर लेना अच्छा है बाकी ऋतुओं में। तो इस तरह से शिशिर ऋतु में आगे बढ़ते हैं। तो शिशिर ऋतु को दिसंबर तक हमने, अब मिड दिसंबर तक देखा हेमंत ऋतु, तो आगे की ऋतु में चलें तो शिशिर ऋतु। तो शिशिर ऋतु होती है मिड दिसंबर से लेके मिड फरवरी तक की ऋतु जो शिशिर ऋतु है। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में थोड़ा सा ही अंतर होता है, सिर्फ सर्दी थोड़ा बढ़ जाती है और रुक्षता भी थोड़ा वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा अधिक मधुर अमल और लवण रसों का सेवन बढ़ जाता है इसमें। तो तिल, गुड़, गन्ना, इस तरह की जो चीजें हैं जो हमें बहुत बल देती हैं, इस तरह की चीजों का आप देखते हैं बहुत सारे हम गच्चक खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तिल का गच्चक खाते हैं, और बहुत सारी तरह की हम गुड़ के पकवान खाते हैं। तो वो ये ऋतु है खाने की, इसलिए उन्होंने बताया कि शिशिर और हेमंत ऋतु में आप इन रसों का सेवन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है समझना, कोई बहुत उसमें मुश्किल बात नहीं है। और सब्जियां उन्होंने, और धन धान्य तो हमें क्योंकि 6 रसों में मधुर रस में सब मिल जाता है, मधुर रस बहुत सारी चीजों में सारे रस, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे जो आप समझिए आहार द्रव्य होते हैं उसमें केवल एक रस नहीं होता। कि अगर हम, जैसे मैंने आपको आंवला का एग्जांपल दिया था, तो पहले वो कसेला लगता है, बाद में थोड़ा खट्टा लगता है, फिर मीठा लगता है। ऐसे आम लेते हैं तो खट्टा मीठा होता है, अगर सब्जियां लेते हैं, दालें लेते हैं तो थोड़ी कसैली भी होती हैं, थोड़ी मीठी भी होती हैं। तो हर आहार द्रव्य में कोई ना कोई रस, बहुत सारे रस होते हैं, मीन्स एक रस नहीं होता। तो जब हम इनका कॉम्बिनेशन खाते हैं कि दाल सब्जी रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी चावल, और जो हमारी पूरी थाली, भारतीय थाली जो बनती थी, उसमें ये पूरे रस हमें मिलते हैं, स्वतः ही मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसमें हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज ये रस नहीं मिला या ये रस नहीं मिला, तो वो स्वतः ही मिलते हैं। तो उसके बाद अगली ऋतु आई। तो इस तरह से हमने देखा कि शिशिर ऋतु की दिनचर्या में किस तरह के आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और जो जनरल बात है कि सिंपल धन धान्य खाना, वो तो बताया ही उन्होंने कि ये तो डेली खाने। अगली ऋतु है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु आती है मिड फरवरी से लेके, उसके बाद मिड अप्रैल तक होती है वो। तो अभी हम उसके मतलब ऋतु संधि चल रही है, अभी हम वसंत ऋतु से धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। तो वसंत ऋतु का उन्होंने बताया, क्योंकि आपने इतना घी तेल खाया जो सर्दी की ऋतु में, तो आपका कफ बन जाता है। तो उस कफ को कम करने की अब ऋतु है, तो इसमें आपको मधुर अमल लवण रसों की अधिकता को कम कर देना है, और कटु तिक्त कषाय रस जो कि कफ को कम करते हैं, ऐसे रसों को लेना है। तो अब कड़वा रस तो क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं खाते, तो इसलिए कभी कभी कहते हैं कि जब वसंत ऋतु में हम बाहर व्यायाम करना इस ऋतु में बताया गया, तो सैर करने जाते हैं तो थोड़े से 15-20 नीम के पत्ते खा सकते हैं, तो कड़वा रस बस इतना मिल जाएगा, इतना ही हमारी बॉडी को चाहिए। तो उस ऋतु में तो इस तरह से, एक तो इस तरह से कड़वा रस मिला, और फिर बाकी चीजों में कैसे मिलेगा, कटुतिक्त कषाय कैसे मिलेगा, जैसे कि हम सौंठ का पानी पीते हैं, हम अदरक का पानी पीते हैं, हम हल्दी का पानी, गर्म पानी उन दिनों में पीते हैं कफ को कम करने के लिए। तो ये सब रस कटुतिक्त कषाय रस ही है, और ये हमें मिल ही रहे हैं उससे। और बाकी तो 6 रस हमें भोजन से मिल ही रहे हैं, जो हम धन धान्य खाते हैं, दाल सब्जियां खाते हैं, उससे हमें मिल जाते हैं। अचार चटनी जो भी हम खाते हैं थाली में सब होता है, उसमें ये मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी जो वसंत ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए। और वसंत ऋतु में स्पेशल बात उन्होंने बोली कि दिन में सोना नहीं है। मीन्स आप देखिए शिशिर व हेमंत ऋतु में भी दिन में सोना मना है, और वसंत ऋतु में तो स्पेशली ये एक खास ऋतु है कि जिसमें आपको दिन में नहीं सोना, क्योंकि जब हम दिन में सोते हैं तो कफ की वृद्धि होती है, और ऑलरेडी ये कफ की ऋतु है। तो इस ऋतु में स्पेशली बताया गया कि दिन में सोना नहीं है। तो आप देखिए हमारे ऋषिमुनि ने कितना सिंप्लिसिटी से हमारी पूरी रूटीन में कैसे सेट कर दी थी हमारी क्रियाओं में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे स्वास्थ्य बनाती हैं, और हमें लगता है कि ये तो मतलब ये तो साइंस नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप
जब थोड़ा सा प्रयत्न करिए और जब हम वसंत ऋतु आएगी, आप उस पूरे उसमें ना सोइए दिन में, तो आप देखेंगे आपकी स्फूर्ति अलग होती है। तो आप खुद महसूस कीजिए, आप उन चीजों को करके देखिए। तो इसलिए इस तरह से उन्होंने हमारी वसंत ऋतुचर्या को बताया था। अब लास्ट में आज का जो विषय है हमारा ग्रीष्म ऋतुचर्या, तो हम उसकी चर्चा करके ये सत्र समाप्त करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में उन्होंने बताया कि ये मिड अप्रैल से लेकर मिड जून तक का ऋतु है। तो अभी ये शुरू ही हुई है, हम जस्ट अभी ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा अभी वसंत ऋतु का भी प्रभाव है, क्योंकि कफ का अभी भी थोड़ा थोड़ा सीजन है। तो कभी कभी बोलते हैं कि गर्म पानी अभी भी हम पी रहे हैं, और कुछ कोरोना वायरस की वजह से भी हमें स्पेशली बोला गया कि आजकल आप गर्म पानी पीजिए। और जैसे जैसे ऋतु गर्म होती जाएगी और सूर्य की गर्मी बढ़ती जाएगी वायुमंडल में, तब हमें शीतल जल हम पी सकते हैं। और शीतल जल फ्रिज का जल नहीं, हम ठंडा घड़े का जल, जो घड़े का मिट्टी का पात्र का जल है, उसे ही हमें पीना है। तो शीतल जल से उनका ये मीनिंग है। और तो ये आप अब इसमें रस कौन से लेने हैं, क्योंकि ये जो ऋतु है, जैसे हमने पहले समझा था कि वर्षा और जो ग्रीष्म ऋतु है वो अल्प बल की ऋतु है। मीन्स इस ऋतु में हमारा बल सबसे कम होता है। तो जब बल सबसे कम होगा तो डाइजेशन पावर बहुत कम होगी। तो लघु आहार लेने हैं। लघु मीन्स जो जल्दी पच जाए। तो अब सब्जियां देखिए कैसे आती हैं, पेठा, लौकी, टिंडा, तोरी, जो बहुत हल्की सब्जियां होती हैं। मटर, गाजर, गोभी इस सीजन में नहीं आता, वो सर्दी में हम खा चुके हैं। तो अब इस सीजन में बहुत हल्की सब्जियां आती हैं, पेठा, टिंडा, तोरी, घिया, जो इस तरह की बहुत लाइट सब्जियां होती हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के लघु आहार को उन्होंने बताया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा अब लघु तो खाना है, पर इस ऋतु में मधुर रस का सेवन करना है, क्योंकि जो मधुर रस है वो पित्त को शांत करता है, क्योंकि ये गर्मी की ऋतु है, उष्णता बढ़ेगी। तो शीतल रस कौन सा होता है, मधुर रस शीतल होता है। पर आपने बोला कि शीतल रस तो बलवान होता है, तो वो तो फिर हम सिर्फ सर्दी में खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी में भी मधुर रस का सेवन करना है, पर उसका रूप बदल जाएगा। अब हमें उसका जो सेवन करना है वो मधुर पेयों के रूप में, मधुर शरबत के रूप में करना है, मतलब लिक्विड डाइट के रूप में करना है। उसको सॉलिड में नहीं लेना है। अब पकौड़े नहीं खाने हैं, अब जलेबी नहीं खानी है, गाजर का हलवा नहीं खाना है। अब क्या खाना है, मधुर रस लेना है, अमन तमन भी लेना है थोड़ा थोड़ा। तो शिकंजी पीनी है, तो शरबत पीना है, गुलाब जल का शरबत पीना है, फालसा का शरबत पीना है, और बेल का जूस पीना है, नारियल का जूस पीना है, तो गन्ने का जूस पीना है। तो इन सब में हम देखें तो थोड़ा हम कभी कभी नींबू भी डालते हैं और थोड़ा काला नमक भी डालते हैं। तो मधुर अमल लवण रस इसमें लेते हैं, पर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में लेने की, क्योंकि इस वक्त हमें शीतलता चाहिए, गुरुता नहीं चाहिए, भारीपन नहीं चाहिए, तो शीतलता चाहिए। तो हमें मधुर रस का सेवन इस रूप में, शीतल पेयों के रूप में लेना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जो रात को फिर दूध कौन सा पीना है इस ऋतु में, क्योंकि खासकर के दूध के बारे में इस ऋतु में बताया गया। तो क्योंकि इस ऋतु में हमें शीतलता की जरूरत होती है, गर्मी बहुत होती है, तो कभी कभी नींद भी नहीं आती गर्मी की वजह से। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बहुत, आजकल तो एसी है, पर ये जो लोग, सबके पास तो एसी भी नहीं होते, तो ग्रामीण लोग जो है वो भी आजकल ऐसा नहीं है कि सबके पास अवेलेबिलिटी है। तो उन्होंने एक जनरल सूत्र बताया था कि तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भैंस का दूध सिर्फ उस ऋतु में बताया गया, क्योंकि वो शीतलता देता है और नींद देने वाला है। तो भैंस के दूध की खासियत है कि वो एक तो शीतलता देता है बॉडी को, और थोड़ा सा नींद बहुत अच्छी आती है उससे। तो इस ऋतु में हम भैंस का दूध मिश्री के साथ मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है, हम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो हमें ये सहायक होगा नींद करने में। उसके बाद हमें उन्होंने बताया कि एक स्पेशल, उन्होंने शरबत का भी इसमें उल्लेख किया है आयुर्वेद में। पंचसार नामक एक पानक है जो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो ये बहुत शीतलता प्रदान करता है शरीर को। तो उसमें जो चीजें युक्त होती हैं, मधु मीन्स शहद, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री और जल को मिलाकर ये जो है पानक बनाया जाता है। तो इन सब चीजों को इस तरह से हम इस तरह के बहुत सारे शरबतों का आयुर्वेद में उल्लेख है कि जो हमें शीतलता देते हैं। तो हमें अपनी ऋतु के हिसाब से थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए कि हमारे आसपास कौन से फल हैं। तो जैसे यहाँ पे कलिंगन बहुत होता है आपके यहाँ पे, और तरबूज बहुत होता है। तो ये सब गर्मी की ऋतु में ही खाने वाले फल हैं। तो इस ऋतु में उन्होंने स्पेशली बताया कि आप दिन में सो सकते हो। तो सिर्फ एक यही ऋतु है जिसमें हम दिन में सो सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की उष्णता दिन में बहुत ज्यादा होती है
और शरीर को थोड़ा सा आराम की जरूरत होती है। उस गर्मी से, उस लू से हमें बचना भी होता है। तो उस समय उन्होंने बोला कि आप तब तो बोलते थे कि पेड़ों के नीचे सो, उपवन में सो, लेकिन अब तो वो हमें सुख उपलब्ध नहीं है वैसा, तो हम अपने घरों में छांव में आप आराम कर सकते हैं। मतलब सोना मतलब थोड़ा आराम कर सकते हैं दिन के टाइम में, और इस ऋतु में बहुत ज्यादा व्यायाम करने के लिए नहीं बताया गया है। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितने सहज तरीके से हमारे अपने आसपास को देखकर हमें सिर्फ अपनी बुद्धि को विकसित करने के कितने सुंदर सूत्र बताए। सिर्फ जरूरत है तो उन पर श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर उसे अपने जीवन में अमल करने की। तो इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं, और कल हम वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, जो लास्ट 2 ऋतुएं बची हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और जो शरद ऋतु है उसे कहते हैं रोगाणाम शारदी माता, मीन्स शरद ऋतु में सबसे ज्यादा रोग होते हैं। तो आयुर्वेद में कितना बताया गया हर ऋतु के बारे में उल्लेख, तो कल हम इसके बारे में और जानेंगे किस तरह से शरद ऋतु को क्यों यमदृष्टा कहा गया, रोगों की माता कहा गया, तो इसके बारे में हम कल जानेंगे। इसी के साथ हरिओम तत्सत, धन्यवाद।